मिसलेनियस में होमवर्क भी दिया गया था। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहे 86,700 रुपया की धनराशि को ABC में इस तरीके से बांट देना है कि जब A को मिलने वाला प्रत्येक रुपया, जब A को 1 रुपया मिलेगा तो फिर बदले में B को 90 पैसा मिलना चाहिए। जब A को मिलेगा 1 रुपया तो B को मिलना चाहिए 90 पैसा। पहले यूनिट सेम कर लेते हैं, या तो इसको रुपया बना लें या तो उसको पैसा बना लें। तो 1 रुपया का मतलब हम 100 पैसा बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जब A को 100 पैसा मिलेगा तब B को 90 पैसा मिलेगा। A को 100 पैसा मिलेगा तो B को 90 पैसा मिलेगा, यानी कि 10:9। A को मिलने वाले प्रत्येक 1 रुपये के बदले B को 90 पैसा मिलता है। तो 1 रुपया मिलेगा तो मतलब 100 पैसा उसको मिलेगा, तो B को 90 पैसा मिलना चाहिए। तथा B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले C को 110 पैसा, मतलब B को 100 पैसा मिलेगा तो C को 110 पैसा मिलेगा। B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले C को 110 पैसा, यानी B को 100 पैसा तो C को 110 पैसा, अर्थात 10:11। B और C जो होना चाहिए वो 10:11 होना चाहिए। यहाँ आपको डायरेक्ट हम निकालना सिखाए होंगे। एक तो आप A/B दिख रहे हैं, B/C देख रहे हैं, तो ABC आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको शुरुआती क्लास में ही बताए होंगे B जो है C का 10/11 गुना है, तब B C का 10/11 गुना है, B C का 10/11 गुना होगा तो C B का 11/10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेशियो लिख लेंगे 10×100, 10×9 90, 11×9 99। ये ABC का हिस्से का रेशियो निकल गया। प्रश्न में टोटल जो दिया है 86,700 रुपया धन है। टोटल धन जो है 86,700 रुपया है। यहाँ देखिए 100, 289, टोटल कितना है 289। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना कह रहा है। इस विभाजन में B का हिस्सा कितना होगा, तो B का निकालना है तो कैसे गुना 9 से, सॉरी 90 है ना, B का निकालना है तो 90 से गुना। और हमको लग रहा है ये 3 बार में कट भी रहा है। सीखिए, ये क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में भी काम आएगा। किसी मानचित्र के लिए पैमाना जो है 1:4 × 10⁵ है। रुक जाओ थोड़ा सा। देखिए ये वो नक्शा है, नहीं हो रहा हो। सुन लो, काम का चीज़ बता रहे हैं, बहुत जगह काम आएगा ज़िंदगी में, आगे नहीं कभी भी आ सकता है। ये वो नक्शा है। नक्शा तो हालांकि हम ही लोग का गांव का है, मौजा तिरगोल, हाँ गांव का ही हमारा। अब देखिए इसमें हर एक नक्शा में, इसी नक्शा का नहीं, कोई भी नक्शा उठाओगे दुनिया का, कोई भी नक्शा, तो उसमें एक चीज़ लिखा रहता है। वो क्या लिखा रहता है? पैमाना। जो भी क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे पैमाना,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड पैमाना, हिंदी तो आप लोगों को बढ़िया से आता होगा, कोई बात नहीं। देखो पैमाना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पैमाना, इस 16 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 16 इंच। ये ऐसे डबल चिन्ह दिया, मतलब क्या दिया, इंच का, सिंगल फीट का होता है। बराबर लिख रहा है कितना, 1 मील, ये पैमाना लिख दिया है। यहाँ भी आप देखेंगे एक जगह और दिखा रहे हैं, शायद वो दिख जाए, हाँ यहाँ देखो पैमाना लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना वो दिख नहीं रहा है एग्जैक्ट, थोड़ा सा जो भी हो, लेकिन पैमाना लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। यहाँ भी लिख दिया 16 इंच बराबर 1 मील। इससे मतलब क्या है, इससे मतलब होता है क्या, सुन लो, ये भारत का नक्शा होता तो कैसे हम लोग नापते, किसी स्टेट का होगा, किसी गांव का होगा, किसी ब्लॉक का होगा, या बहुत सारा चीज़ हो सकता है। नक्शा कहीं का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, आपके रूम का भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही चिचरी खींच देंगे तो थोड़े होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो 16 इंच बराबर 1 माइल बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ हम जो समझाते हैं। जैसे कोई एगो प्लॉट हम ले लेते हैं, कोई XYZ प्लॉट ले लिए, चलो ये प्लॉट लेते हैं, ये देखो, ठीक, जो स्केल बनता है, स्केल मापने के लिए नक्शा, उसका पैमाना फिक्स होता है, उसका कभी पैमाना बदलता नहीं है। जब भी नक्शा बनाएगा, गुनिया बोलते हैं, स्केल बोलता है उसको, कोई भी कंपनी स्केल बनाएगा तो 99% जो उसका पैमाना होता है वो 16 इंच बराबर 1 मील का ही होता है। मतलब स्केल नहीं बदल सकता है, नक्शा बदलते रहेगा, इसका मतलब पैमाना बदल जाएगा। कोई नक्शा होगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील, किसके लिए, इस प्लॉट के लिए जो कट के आया है यहाँ पे कहीं से, ये देखो क वाला कट गया है, तो ये क वाला पार्ट के लिए पैमाना बदल गया है, 32 इंच बराबर 1 मील है। और ये जो बाकी पूरा टोटल नक्शा है उसके लिए पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील पूरे नक्शा का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो स्केल आया, कोई भी स्केल है ना आपके पास स्केल, तो स्केल पर से हम कोई भी प्लॉट नापेंगे, जैसे हम ये प्लॉट नाप रहे हैं, तो इस प्लॉट को जब हम नापेंगे तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक नाप लिए कि हम 16 इंच हो रहा था, स्केल पर नक्शा में दिखा रहा था, स्केल से नापे ना, जो स्केल आपके पास जनरल होता है, तो दिखा रहा है अरे यहाँ से मान लो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी और डी, तो ए बी का जो लंबाई आया स्केल से नापे तो 16 इंच आ रहा है, कई इंच, 16 इंच। तो नक्शा पे 16 इंच, तो अगर ज़मीन पर भी स्केल लगा देंगे 16 इंच, बोलेंगे हाँ हेजे से हेजे तो हो लो ज़मीन, ऐसा होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16 इंच नक्शा पे दिखाएगा तो एक्चुअल में वो होगा 1 माइल, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, या जो भी आप लोग मानते हैं। ऐसे तो इसको विस्तार में बताएंगे तो 1 माइल इक्वल टू 80 जरीब, तो 1 माइल आपका हो गया एक्चुअल में। तो नक्शा पे तो हम देख रहे थे अरे ये 16 इंच ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम कितना नापेंगे, 1 माइल नापेंगे, इसी को पैमाना बोलता है। वैसे ये 32 इंच बराबर 1 माइल, मतलब नक्शा पर अगर 32 इंच का लंबाई मिल रहा है हमको, तो धरातल पे सरजमीन पे हमको 1 माइल चलना पड़ेगा, ये इसका मतलब है पैमाना का। तो अब आप इस पर थोड़ा सा समझो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका आर्य सवाल में वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके सामने आया हुआ है, और वो एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी मानचित्र, मानचित्र मतलब नक्शा का जो पैमाना है वो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अनुपात 4 गुने 10 के पावर 5। इसका मतलब है, सुन लो, 1 अनुपात 4 गुने 10 का पावर 5, ये किसी नक्शा का पैमाना लिख दिया, बोला पैमाना यही है। अगर ऐसा कहीं नक्शा पर लिखा हुआ मिल गया तो आप क्या समझिएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। इससे देखो जैसे वहाँ लिखा था ना कि 16 इंच बराबर 1 माइल,
तो आप समझ जा रहे थे कि अरे नक्शा पे जब हम नापेंगे तो 16 इंच, तो समझ जाओ कि एक्चुअल में धरातल पे वो 1 माइल के बराबर हो जाएगा। जो नक्शा पे 16 इंच होगा, एक्चुअल में धरातल पे सरजमी पे 1 माइल होगा। वैसे ही लिख दिया कि किसी नक्शा का पैमाना 1:4 × 10⁵ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शा पर अगर लंबाई 1 होगा, नक्शा पर लंबाई अगर 1 होगा तो वास्तव में उसका लंबाई सरजमी पर मतलब वो कितना होना चाहिए, 4 × 10⁵। या इसको हल करेंगे, है ना, तो 4 लाख। तो कहने का मतलब जो नक्शा पे 1 होगा वो एक्चुअल में 4 × 10⁵ के बराबर हो जाएगा। यही इसका मतलब है। समझ में आया इसका मतलब? चलो, मेन क्वेश्चन का मतलब समझना था। अब देखो, अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। सुन लो क्या बोल रहा है। यदि मानचित्र कोई नक्शा है, उसमें 2 बिंदु है और उसके बीच की दूरी जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। जैसे अभी हम लोग एक नक्शा निकाले थे। सपोज ये कोई नक्शा है, इसमें बहुत सारा प्लॉट है, ये बहुत सारा ऐसा प्लॉट बना हुआ है, ढेर बना हुआ है, ऐसा पता नहीं। तो हम लोग एक प्लॉट ले लिए, मान लो कि ये प्लॉट हम लोग ये वाला प्लॉट ले लिए। तो 2 बिंदु के बीच मानचित्र में क्या बोल रहा है, यदि मानचित्र में नक्शा में 2 बिंदु के बीच का दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो मानचित्र में यहाँ पे 2 बिंदु का बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या एक्चुअल में भी 4 सेंटीमीटर होगा क्या? नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक दूरी कितनी है। ये तो मानचित्र के बीच का दूरी दिया हुआ है 2 पॉइंट का, कि मानचित्र पर अगर दूरी 4 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में कितना होगा। तो सुन लो, मानचित्र में कितना दिया है 4, और मानचित्र में रेशियो में कितना है 1। वास्तविक निकालना है तो कैसे गुना, 4 × 10⁵ से। मानचित्र का तुलना मानचित्र से वास्तविक दूरी निकालना था तो 4 × 10⁵ से। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलिए, इसका मतलब हो गया 16 × 10⁵, और 10⁵ का मतलब 1 2 3 4 5। इतना कौन चीज़ था, ये सेंटीमीटर था ना? हाँ, 4 सेंटीमीटर था ना सेंटीमीटर में। अब देखो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है 16 सेंटीमीटर, ये बहुत हो रहा है, 16 लाख सेंटीमीटर हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तो जैसे ही 100 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो अभी भी हो रहा है 16,000 मीटर, ऑप्शन में है नहीं है। तो अब मीटर को क्या कर देते हैं कि हम लोग किलोमीटर बदल देते हैं। तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर कट जाएगा, यानी कितना हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन तो इसका आसान था, क्वेश्चन समझना मेन जरूरी था। बोला कि 2 बिंदु के बीच नक्शा में 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो एक्चुअल में कितना होगा। मतलब आप नक्शा पे स्केल लगाएं तो 4 सेंटीमीटर बता रहा है, तो आप चैन कितना चलाइएगा, कड़ी। हाँ, तो इतना आपको चलाना है। कह रहा है एक व्यक्ति 33,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस तरह से बांटता है कि पुत्री का 1/2, पत्नी का, पुत्री डॉटर, पत्नी वाइफ, पुत्र सन। कह रहा है कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 सब है आपस में। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकालना जानते हैं। तो हो जाएगा 2:4:5 बराबर रहेगा। और उसका हमें अनुपात प्रकट करना हो, सबसे पहले कोफिशिएंट को उलट देंगे। तो उल्टेंगे तो 2/1, 4/1, 5/1, तो 2 4 5 ही रह जाएगा। अब टोटल दिया है 33,000 रुपया, 11 हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ देखिए इनका टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना, पुत्री का भाग पूछ रहा है तो कैसे गुना, 6 करें 3700 रुपया को ए, बी और सी में इस तरह से बांट देना है कि जो ए और बी का अनुपात होगा वही अनुपात बी और सी का भी होगा, और वो भी अनुपात होगा 3/4 के बराबर। मतलब जो ए अनुपात बी है 3:4, तब बी अनुपात सी भी होना चाहिए 3:, माने बी सी का 3/4 गुना, तो सी बी का हो जाएगा 4/3 गुना।
यानी कि 9:12:16 डायरेक्ट निकाला जानते हैं ना, नहीं तो ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, तो ए बी सी तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ए का भाग कितना होगा। टोटल हम देख लेते हैं, यहाँ 3700 रुपया है, हमको लगता है ये भी उतना ही होगा। 16 9 25 12 37। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना, ए का पूछ रहा है तो कैसे गुना, करें किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाएं 5 12 है। अगर ये वो 5 है 12 है तो अगला 13 होगा। जैसे 1 1 √2, कुछ ट्रिपलेट्स है जो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। 1 1 √2, 1 √3 2, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाएं जो है 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। सीखिए, बहुत बच्चा वाला बुतरू वाला क्वेश्चन है। कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं इस पर परपेंडिकुलर है इसी पॉइंट पे, तो कह रहा है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 5:12 है। समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये है फिगर के हिसाब से। तब मान लो कि ये 5x होगा या 5 के होगा तो ये होगा 12 के। तो ये हल करेंगे तो गारंटी से कितना आएगा 13 के। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो 5 12 तो अगला 13 होना ही होना है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 1 1 √2 1 √3 2, ये सब आएगा। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका 270 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये है 270। तो 2 से 6 बार में 6 पे 3 27 के बराबर 3, के बराबर कितना आ गया 3। तो आपसे पूछा रहा है कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ध्यान दो, कर्ण की लंबाई कितना होगा 13 तिया है कि नहीं। लेकिन इतना छोटा लेवल का क्वेश्चन है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बिना पेन चलाए आंसर मार के आप आगे बढ़ सकते थे। भाई सीधा से पूछ रहा है कर्ण की लंबाई बताओ। भुजा दे दिया रेशियो 2 का 5 12, तो गारंटी है कि जब एक को 5 है दूसरा 12 है तो तीसरा 13 होना ही होना है। और जब 13 होगा, अनुपात में 13 होगा, या तो भुजा 13 होगा या तो 13 का कोई अन्य मल्टीपल होगा। तो अन्य मल्टीपल में 13 का एक ही को ऑप्शन है, दिख रहा है कितना 39। तो सीधे बोलते हैं आंसर 39 होगा। खैर कोई बात नहीं। कह रहा है ऐसा दो संख्या हमको बता दीजिए जिनका औसत, औसत का मतलब होता है बीच वाला, मतलब मध्य अनुपात 18 होना चाहिए और तृतीय अनुपात 144 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई। तो पहला ऑप्शन है 6 और 42। तो 6 और 42 का मध्य अनुपात 18 आएगा क्या, आपको लग रहा है? 6 और 42 का मध्य अनुपात 18 आएगा, आपको लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है। 9 और 36, 3 और 6 36 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो संख्या ले लेना है हमको और उनका मध्य अनुपात 18 आना चाहिए। मध्य अनुपात निकालना आप लोग को पता है क्या होता है? √AB बताया गया था ना। तो दो संख्या है 9 और 36। तो 9 से बाहर आएगा 3, 6 से 36 से बाहर आएगा 6, 6 3 18, मध्य अनुपात 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको तृतीय अनुपात भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब दो नंबर दिया हो तो 3 वेरिएबल होंगे। उसमें हम आपको बताए थे A/B बराबर B/C। तो A है हमारे पास 9, अब B है हमारे पास 36, सॉरी 18 है ना, चाहे 36 इसी को लेकर चलिए। हमको तीसरा अनुपात बताना था। न चौके 36 और 36 चौके 144, सही हो रहा है ना? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था? बी। चलिए, जिनको तरीका से ही बनाना था वो क्या करते, ऐसी दो संख्या, मुझे नहीं पता वो कौन सी संख्या, माना कि वह दो संख्या A और B हैं और एक तीसरी संख्या C भी मान लो। तो दो संख्याओं का औसत समानुपात जो है 18 है। औसत समानुपात का मतलब होता है 3 संख्या हम मान लेते हैं A/B बराबर B/C। इसमें B का मान आपके पास दिया हुआ है 18, तो हो जाएगा A/18 बराबर 18
या ऐसे लिख दीजिए, वह नहीं, वो तो समपात है। बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ए सी, और b का मान आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट ए सी, और इसका मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 18 दिया हुआ है ना। उसी तरह से तीसरा समानुपात जो दिया वो 44 दिया हुआ है, माने a बट्टा b में b तो आपका 18 आ ही गया, और तीसरा आपका कितना दिया है 144। तो यहाँ से पहले पहला नंबर हम निकालेंगे, पहला निकल जाएगा। और आपसे वही तो पूछ रहा है, दो संख्या बता दीजिए, दो संख्या में कौन कौन होगा, पहला और तीसरा आप अनुपात देवे किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है कॉलेज ए और बी में पढ़ रहे विद्यार्थियों का अनुपात 5:8 है। दो विद्यालय है, कॉलेज है ए और बी, उसमें पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। कह रहे कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। छात्र हम नहीं समझे, छात्र मतलब लड़का का बोल रहे हैं क्या? हाँ, लड़के का बोल रहा होगा, क्या करिएगा, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये अंग्रेजी रहता तो वहाँ छात्र नहीं बोलता, सीधे बॉयज़ या गर्ल्स बोलता। कह रहे कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। चलो, यानी टोटल विद्यार्थी होंगे 8, तो उसमें से बॉयज़ कितने होंगे 5। टोटल विद्यार्थी 8 हैं, तो इसमें से बॉयज़ हैं 5, इसका मतलब गर्ल्स होंगी 3। चलिए कोई बात नहीं, देखते ही पूछ क्या रहा है। कह रहा है जिनमें से 70% वाणिज्य में पढ़ते हैं और शेष 1200 अन्य विभाग में पढ़ते हैं। ओके, ये जो 5 गो लड़का है ना, इसमें से 70% वाणिज्य में पढ़ते हैं और शेष 1200 अन्य विभाग में पढ़ते हैं। शेष 38% न बचा, तो यहाँ से उपाय कई गो है। देखो आप लोग ध्यान दो, नहीं दोगे तो हम ऐसे ही कर देंगे। 5 का 30% ही 1200 के बराबर है। क्योंकि 5 का 70% तो वाणिज्य लिए हैं, और तो शेष बचे के होंगे, जो भी होंगे उसका 30%। तो जो लड़के हैं उसका 30% अन्य विभाग में पढ़ते हैं, तो बचे होंगे 5 का 30% ये अन्य में है। प्रश्न में दिया है 1200। कॉलेज में एक ही कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे गुना 5 से? 5 से 5 कट जाएगा, 30 चौका 20 से आई परसेंटेज से 1 0 कट जाएगा और 2 0 ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? तीसों का 20 से 4। लिखने में थोड़ा सा ये लोग पता नहीं क्या करता है। 5:8 है, इसको हम थोड़ा देर के लिए 50 है, इसको 80 मान लेते। कर रहा है कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। छात्र का मतलब तो ये बॉयज़ ही बोलना चाह रहा, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। बी में जो बॉयज़ हैं वो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8, तो कुल विद्यार्थी हैं 80 और उसका 5/8, तो इसका मतलब 50 गो, तो इसका मतलब 30 गो गर्ल्स होंगे बी में। होगा कि नहीं होगा? टोटल 80 गो है। तो कह रहा है जिनमें से 70% वाणिज्य में पढ़ते हैं। जिनमें से का मतलब छात्रों में से, छात्र का संख्या में से 70% वाणिज्य पढ़ते हैं, तो 70% वाणिज्य पढ़ेगा इसका, तो इसका 30% यानी कि 5 × 3 = 15 ये अन्य विषय पढ़ेंगे।
प्रश्न के हिसाब से टोटल 1200 दिया हुआ जो अन्य विषय पढ़ते हैं, हमारे हिसाब से 15 दिख रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या ए में कितना है, तो कैसे गुना 50 से 15 बटे 20 से 8 बचे 4000। कुछ और बोल रहा होगा तो हमें नहीं पता। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन चलिए सीखिए। कह रहा है 15,525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से बांटना है। सुनील, जमील और अनिल, सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरीके से बांटना है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः इतना रुपया कम कर देंगे तब जो बचा हुआ धन होगा उसका अनुपात इतना होगा। यहाँ ध्यान रखना, ये जो 7:10:13 दिया हुआ है ये इनके हिस्से का नहीं दिया हुआ अनुपात, सबका जो भी हिस्सा हो रहा था, अब प्रत्येक के हिस्से में से इतना इतना रुपया हटा देंगे अगर, तब जो उनका हिस्सा बच गया अब उसका अनुपात निकालेंगे तो इतना होगा। यानी कि कुल 15,525 नहीं है ये, उसमें से इतना रुपया कम कर दिए। कितना कम किए हैं तो देख लो, 8 और 2 10 और 5 15, 3 3 6 और 4 10, 105 रुपया कम कर दिया गया है टोटल। तब उनका अनुपात हम निकाले हिस्सा का था 7 10 13 आ रहा है, यानी कि जोड़ जाड़ के ये तब 15,525 रुपया नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15,525 रुपये में से आप 105 रुपया आप ऑलरेडी घटा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 15,420 रुपया का ही उनमें के बीच में बंटवारा किए हैं। तो प्रश्न के हिसाब से 15,000 क्या पूछ रहा है वैसे, अच्छा, प्रश्न के हिसाब से 15,420 रुपया जो होना चाहिए, अब होना चाहिए टोटल इनका जोड़ जाड़ का। रेशियो में देखते हैं कि अब कितना हो रहा है, 20 और 10 30। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से सुनील का हिस्सा निकालना होगा तो 7 से गुना, अनिल का तो 10 से और जमील का तो 13 से। देखिए यानी कि 514 रुपया। अब हमको सुनील का निकालना होगा तो 7 चौक 28, 7 और 2 9, 7 पचे 35। उसी तरीके से अनिल का निकालना होगा तो 5140। उसी तरीके से जमील का निकालना होगा तो 13 चौके 52, 13 5 18, 65 और 1 66, इतना रुपया। लेकिन ध्यान दीजिए उनका हिस्सा जो होगा उतना नहीं होगा, क्योंकि उनका हिस्सा तो पहले ही जो था उसमें से 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिया गया। तो सिर्फ 15,420 रुपये का जब बंटवारा किया गया तो उसमें से सुनील का हिस्सा इतना, अनिल का हिस्सा, जमील का इतना है। इसका मतलब पहले उनका हिस्सा जो होगा इसमें इसका 22 रुपया ज़्यादा होगा, इसमें इसका 35 रुपया ज़्यादा होगा और इसमें इसका 48 रुपया, क्योंकि हमने इतना कम कर दिया था, इतना रुपया ज़्यादा होगा। तब जाके ये उनका पहला हिस्सा निकल जाएगा, मूल हिस्सा निकल जाएगा, कितना इनका हिस्सा बनता था। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है उनके मूल हिस्सा जो भी था उसमें 16 रुपया, 17 रुपया और 37 रुपया क्रम से जोड़ देना है। मतलब इसमें और हमको 16 इनका हिस्सा में जोड़ देना पड़ेगा और इसके हिस्सा में 77 जोड़ देना पड़ेगा और इसके हिस्सा में 37 और जोड़ देना पड़ेगा। अब जो इनका अनुपात होगा राशि का वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। समझ में आया क्वेश्चन? एक चतुर्भुज का कोण जो है 6 3 4 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, होता है ना? अच्छा, तो हमारे हिसाब से 360 डिग्री होना चाहिए।
और देखिए यहाँ पे रेशियो में लिखा है चतुर्भुज का कोण जो है 6, 3, 4, 5 के अनुपात में है। मतलब ये जो चतुर्भुज है इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है और एगो इसका 5 है। इसका कोण का रेशियो दिया हुआ। तो हम देख लेते हैं कि टोटल तब कितना हो रहा है। तो 6, 3, 9, 4, 13, 13, 5, 18। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से पहला कोण चतुर्भुज का निकालना होगा। तो 6 से दूसर का, तो 3 से तीसर का, तो 4 से, और चौथा तो 5 से। यानी कि 120 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री चतुर्भुज के ही चारों कोण होंगे ना। अब कह रहा है एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का जो सबसे छोटू वाला कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। कोई बात नहीं, जो ये त्रिभुज है इसके एक कोण के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो आपका चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है ना, उसी का 1/4 है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण मतलब कितना, 120 डिग्री, और उसका 1/4 यानी कितना, 30 डिग्री जो है वो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। कोई भी मान लेते हैं छोटू ये होगा, तो ये 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज का सबसे जो बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक। तो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा मतलब कितना, 100, और उससे भी 10 डिग्री अधिक है, यानी कितना, 100। अब बच्चा जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 100। तो ये 110, ये 30, तो ये कितना हुआ। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। त्रिभुज का सबसे बड़ा दूसरा कोण कितना है, सबसे बड़ा कोण नहीं, सबसे बड़ा में दूसरा कितना है, 40 डिग्री। कह रहे 4 गो मिश्रण के बर्तन में दूध और पानी क्रमशः इतना इतना के अनुपात में है। किस बर्तन में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी के रेस्पेक्ट में दूध कितना है। तो एक काम करिए, हम सब में दूध देख लेते हैं। तो पहला वाला टोटल मिश्रण है कितना, 8, जिसमें से दूध कितना है, 5। दूसरा वाला टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 3, जिसमें से दूध हो जाएगा 2। अगला मिश्रण हो जाएगा टोटल 5, जिसमें से दूध है 3। अगला मिश्रण हो जाएगा 11, जिसमें से दूध हो जाएगा 7। ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल पानी होगा 3, जिसमें टोटल मिश्रण है 8, जिसमें से पानी होगा 3। टोटल मिश्रण में पानी होगा 1, टोटल मिश्रण 3। टोटल मिश्रण होगा 5, जिसमें से पानी होगा 2। ऐसे भी कर सकते हैं, पानी से भी चल सकते हैं, दूध से भी चल सकते हैं। बस हमको बताना है कि दूध की मात्रा सबसे कम किस में है। तो कुल मिश्रण में इतना दूध, कुल मिश्रण में इतना दूध, कुल मिश्रण में इतना दूध, ये हमको देखना है। अब इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन, यही देखना है। वैसे हमको दूध की मात्रा सबसे कम, तो कम वाले को रखेंगे और ज़्यादा वाले को हटाते चलेंगे। भाई यही ना, हम बोले हम तीनों में बड़ा कौन है, हम तीनों में बड़ा कौन है, तो कैसे होगा कंपैरिजन। आप हैं, हम हैं, बट हम तीनों में बड़ा कौन है कैसे पता चलेगा। देखिए मैथ्स की बात नहीं, आप लोग फ्रैक्शन जब पढ़ते होंगे, नियम हम बता रहे हैं, जब फ्रैक्शन आप पढ़ते होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कैसे दोनों में बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो उसी का हम बात कर रहे हैं। और कुछ हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमसे आपसे पूछेंगे जनरल तरीके से, हम आपसे बात कर रहे हैं, वो तो मैथ्स की भाषा में हम लोग समझ रहे थे। जनरल में हम क्या समझते हैं, हम 4 आदमी हैं और हमसे बोलेगा कि हम में बड़ा कौन है या हम में छोटा कौन है, तो कैसे सोचेंगे। मैथ में तो हटा दीजिए, भिन्न में तो तुलना करना वो हटा दीजिए। आदमी होते तो कैसे होता, हम 3 आदमी हैं, हम में पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो कैसे शुरू होगा। किसी एक को तो पहले लाना पड़ेगा सामने, किसी एक को लाएंगे, किसी एक के बीच में, मान लो कि पहले 2 को ला दिए सामना सामने, हम दोनों में देखें, चूँकि 4 लोग हैं, 4 लोग मान लेते हैं टोटल, और 4 में हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो पहले 2 को किसी को उठा लिए रैंडमली, और 2 को उठा के देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो एगो पता चले एगो छोट हो रहा है, एगो बड़ा। तो छोटू को रखने से कोई फ़ायदा है कंपटीशन में, तो फाइनल तक ऐसे ही नहीं पहुँचेगा, उसको साइड कर दो। तो छोटू को साइड करेंगे, बड़ा को बचा के रखेंगे। अब फिर इसके लिए बोलेगा कौन अब इसके साथ तैयार है,
आओ, फिर उधर से आएगा, अभी दोनों में होगा कंपैरिजन। अब पता चला कि वो इतना छोटा इस बार पड़ गया तो तुम भागो, तुम्हारा तो यहीं से टिकट कट गया, अब आगे का पत्ता ये देखेगा। समझ रहे हैं? वैसे ही अगर छोटा निकालना होता है कि सबसे छोटा कौन है, तो जो बड़ा आदमी होगा उसको हटा देंगे। हम लोग इतने में बोलेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो एक को उठाएंगे, इधर आओ, तो ये देखें कि हम दोनों में छोटा कौन है, तो पता चला कि हम छोटा हो गए, हम छोटा हो गए। हम लोग में देखना है कि इसमें से छोटा कौन है, तो हम दोनों में पहले देखें, तेरे भाई हम ही छोटा हो गए, तो हम रहेंगे, बाकी को हटा देंगे जो मेरे साथ आया था। फिर दूसरा को बुलाएंगे, देखते हैं हम दोनों में कौन छोटा है, तो पता चला कि इस बार वो छोटा हो गया, हम ही बड़ा हो गए, तो हम हट गए, क्योंकि अब सबसे छोटा था तीनों में, अभी फ़िलहाल वो हो गया। तो वही काम यहाँ भी हम लोग करेंगे। ये भिन्न का तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 3/4, 5/8 में बोल दिया कि इनमें बड़ा कौन छोटा कौन, या एक और दे दीजिए 4/7 ऐसा दे दिया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। मान लो सबसे बड़ा पूछता, तो सबसे बड़ा पूछेगा तो बड़ा को रखेंगे, छोटा को हटा देंगे। तो जैसे 8 3 का 24, 5 4 का 20, ये क्यों ऐसा कर रहे क्रॉस, अभी मत सोचो, इतना तो हमको पता है, आप लोग जानते होंगे। तो 8 3 का 24 अब 5 4 का 20। मान लो कि हमको बड़ा रखना होता, बोलता है इनमें बड़ा कौन है, तो बड़ा को रखेंगे, छोटका को गायब कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है। जो हमसे ही बड़ा नहीं है तो तीसरा से क्या बड़ा छोटा होने की गारंटी है। वैसे अगर बोलता है कि छोटा इनमें से कौन है, तो छोटू को रखते हैं, बड़ा को गायब कर देते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे अब हम लोग करेंगे। देखो बोला कि दूध की मात्रा सबसे कम किस में है, तो देखते हैं जो कम होगा उसको रखना है और ज़्यादा को हटा देना है। तो कोई भी दो ले लो, दो लोग के बीच पहले तुलना कर ले। कोई दो लड़का को सामने खड़ा करो, देखते हैं कि इसमें कम कौन है, कम बुद्धि वाला कौन है भाई। तो 5 3 15, 8 दूनी, देखो जिसका न्यूमरेटर से गुना करोगे उसका वैल्यू वहाँ पे बैठ जाएगा। तब 5 का न्यूमरेटर, देखो इसका न्यूमरेटर 5 है, 5 3 15, तो जिसका न्यूमरेटर से गुना करेंगे वो उसके लिए वैल्यू होगा। इसका न्यूमरेटर 2 है, तो 8 दूनी, तो जिसका न्यूमरेटर से गुना करोगे वहाँ पे वो वैल्यू बैठेगा। जैसे 16 यहाँ पे बैठा, इसका न्यूमरेटर 5 से गुना किया इसका से, तो 5 3 15 इस पर बैठा। तो अब हमको देखना है कि कम, तो कम वाला ये है ना, तो बड़ा को रख के भी क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है? जो इससे ही कम नहीं है तो बाकी से क्या फ़ायदा। अब फिर इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में भी देख सकते हैं, इन दोनों में भी देख सकते हैं, किसी से देख लो। अब इससे देख लेते हैं, तो 5 5 25, 8 3 का ये भी गया, ये गया। अब इन दोनों में लड़ाई रह गया अंतिम। 11 तिया और 7 5, तो सबसे छोटू कौन? तीसर का बर्तन। ठीक है ना, समझ में आया होगा। और नहीं तो भाग भी दे सकते हैं, आप भाग दे के भी देख सकते हैं। हाँ, लड़की लोग का ये बहुत तगड़ा होगा ये गणित। सोना चांदी सुन लो, सोना चांदी खरीदारी करने वालों, थोड़ा ज्ञान की बात हम भी कर लेते हैं। बाकी जो सोनार लोग होंगे, इसमें कोई सोनार लोग नहीं ना है। ये देखो सो रही है लड़की। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। सुन लो, अब काम की बात बने, ठगा क्या हो गए, कहोगे हम बहुत बढ़िया खरीदारी किए हैं। थोड़ा सा गणित से हट के भी सीख लो। 24 कैरेट तो जनरली बेचता नहीं है लोग, बेचेगा तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम लोग का किस नाम से ठगाई होता है? 22 कैरेट के नाम पे। अब तो विकास जी है नहीं तो हम उनसे पूछ लेते हैं। अगला होता है 20 कैरेट और एक होता है 18 कैरेट। और संदेश बाज़ार में 18 कैरेट का 10 कैरेट चलता है, समझे? ऐसा मतलब है नहीं, लेकिन 18 कैरेट के नाम पे उसमें भी धांधली है पूरा। समझिए कि वो अब क्या बोला जाए। देखो अब ध्यान दो, ये 18 कैरेट और 20 कैरेट है क्या? जैसे 24 कैरेट का मतलब 100% है अपने आप में, है ना, शुद्ध सोना है। आप लोग को जीके जिसमें पढ़ाया जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो तब से बोलते हैं 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट में 100% सोना है, तो 22 कैरेट में कितना होगा, 18 कैरेट में कितना होगा, 20 कैरेट में कितना होगा, है ना। तो देखो पहले आपका क्वेश्चन बना देते हैं, फिर ये भी बता देंगे। कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, माने 75%, है ना, 75%।
3/4 का मतलब परसेंट में चेंज करेंगे तो गुना 100, 4 से 25, 25 क्या है 75%। वो कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है और 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। वो तो कह रहा है खुल के। आपसे क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा गया, हमको कुछ नहीं करना है, खाली रख देना है मान। कह रहा है कि 18 कैरेट का सोना है और 20 कैरेट का सोना है, तो ये बताइए कि दोनों में शुद्ध सोना का अनुपात क्या होगा। माने एक तरफ 18 कैरेट का हम रख दिए, एक तरफ हम 20 कैरेट का रख देंगे, तो इसमें शुद्ध सोना का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए सब लिखा हुआ है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना है 3/4। बोल रहे ना कि 3/4 भाग सोना है, तो वही ना 75% सोना है, नहीं 25% अन्य चीज़ है। तो 18 कैरेट में तो 3/4 भाग सोना है और 20 कैरेट में कितना सोना है 5/6 भाग, तो इसमें 5/6 भाग सोना है, यही आपसे पूछ रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 9:10। 9:10। अब सुन लीजिए, अब थोड़ा गणित का बात आप लोग को, लड़के लोग सब समझ जाएंगे तुरंत। देखिए कैसे, देखिए जब आप लोग 18 कैरेट का सोना खरीदने जाते हैं तो क्या आप लोग को बताया जाता है, भाई 24 कैरेट में 18 कैरेट का हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या जी में परसेंटेज में, तो गुना 100, 36 18, 6 चौका 24, 4 25 100, 25 तिहाई, तो बोलेगा ये 75% वाला है, बोलेगा ये 75 का है, या कैसे तो बोलता है लोग, ये सब जान रही है लोग 75। फिर आगे बोलेगा 20 कैरेट, तो 4 छक 24 और 4 पचे 20 और 2 तिहाई 6 और 2 पचासा 100, माने 250/3। 3 8 24 और 3 3 का 9.33, ऐसे हो गया 83.3। अब 22 कैरेट का आइए, देखो यहाँ पे गेम देखना है, इस पे आप लोगों को तुरंत, हाँ ये तो बात हमको बहुत बोला था सुनार फलाना, गुने 100, 4 छक 24, 4 25 100 और 2 तिहाई 6, 2 11 22, 11 पचे 55 और 2 27। अब बट्टा है कितना 3, 91.2 आएगा शायद। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, 91.6। ये मार्का बड़ी याद आता है, 91.6 है इसमें, बोलता है लोग कि 91, और ये वाला जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बोलेगा 75 वाला दे रहे हैं, 91% वाला दे रहे हैं, तो 91% कोई जादू टूना से नहीं, यही है मतलब वो आपको 22 कैरेट बोलना चाह रहा है। अगर वो चूँकि 24 कैरेट में तो शुद्ध होता है, अगर 2400 कैरेट का दे दिया तो मतलब उसमें कितना परसेंट सोना, 100% हो गया। लेकिन 24 कैरेट में सिर्फ आपको अगर 22 कैरेट दे रहा है तो उसमें कै परसेंट सोना होगा, 91.6% सोना होगा। लेकिन अगर 24 कैरेट के बदले आपको दे रहा है उसमें 18 कैरेट, तो उसमें कै परसेंट सोना, 75% सोना। सुन में आया? तो 18 कैरेट 22 कैरेट यही है, 91.6 वाला लिखा हुआ रहता है, पंच लगा हुआ रहता है 91.6 वगैरह। देखो ये तो हम आपको सिखाए थे, कह रहा है कि 55, 100, 65 और 116 प्रत्येक में क्या जोड़ दें अथवा क्या घटा दें कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो उसके लिए हम आपको बोले थे कि सबसे पहले इधर अंतर देखिए कितने का हो रहा है 45, और इधर अंतर कितने का हो रहा है 16, 6 में से 5 गया 11 में से 6 गया 5, 51, कितना हो रहा है 51।
हम बोले कि इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना और इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, अदरवाइज बेसिक से तो बताए किए होंगे, ऑप्शन से तो बताए किए होंगे। ये थर्ड तरीका था। या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे अगर कटता है तो काट दो, तो 3 से 15 बार में और 3 से 17 बार में। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो अब कोई उपाय भी नहीं है, गुना करना पड़ेगा। 17 पचे 85, 85 और 8 93। इधर हो जाएगा 15 पचे 75, 90 और 7 97। तो ये 975 है या 935 है। कितने का अंतर आ रहा है? 40 का। इधर देखो अंतर कितने का है? 15 और 17 में। है ना? ऑप्शन से भी इसको आप हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? चलो देखो 14 नंबर। करा धीरज अपनी पूरी संपत्ति, जितना भी संपत्ति था उसके पास, उसको अपनी पत्नी, 3 बेटा, 2 बेटी और 5 नाती, वाह, मतलब नाती को भी दिया है, इस तरीके से बांटता है। सीखो, यहाँ पे ध्यान दो। पहले उसका सारा वंशावली तैयार करो, कौन कौन है भाई। पत्नी है, पुत्र है, वैसे 3 गो है, सुपुत्री है 2 गो और नाती है, जो कि ये लोग 5 गो हैं। अब ध्यान दीजिएगा, करा इस तरीके से बांटना है। धीरज अपनी संपत्ति को इस तरीके से इन लोग के बीच में बांट देता है कि प्रत्येक, वर्ड पे ध्यान देना है, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 8वां अंश मिलता है। प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, बोल रहा है ना, यानी कि पुत्र के साथ का लगा हुआ, अर्थात पुत्र का, प्रत्येक पुत्र का हिस्सा होना चाहिए 8, तो नाती का प्रत्येक हिस्सा होना चाहिए 1। ये ऐसा क्वेश्चन बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं। आगे लिख रहा है अथवा, हाँ, अथवा प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10 भाग मिले। अथवा नहीं, वहाँ तथा होगा शायद, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि नाती के लिए बोल रहा है कि नाती को पुत्री के हिस्से का 10वां भाग, मैंने 1/10 भाग, तब पुत्री के साथ का लगा है, यानी पुत्री का हिस्सा होगा 10, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा होगा 10, तब प्रत्येक नाती का हिस्सा कितना होगा? आगे कह रहा है उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का 40%। तो पुत्र और पुत्रियों को जो भी मिलेगा उसका 40%, तो पुत्र को कितना मिल रहा है और पुत्री को कितना मिल रहा है, यानी 18, टोटल इतना ही होगा ना, और उसी का 40% मिल रहा है किसको? नहीं, उसकी पत्नी को, उसको उसके पुत्रों पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का 40%। तो पुत्रों का मतलब पुत्र उसका 3 गो है, तो एक पुत्र का हिस्सा 8 है, तो 3 गो का हो जाएगा 24। और पुत्रियों, तो एक पुत्री का हिस्सा 10, तो 2 गो पुत्री का 10 दूनी, तब 20 और 24 कितना हो जाएगा? और 44 का ही 40% मिलेगा किसको? उसके पत्नी को। तो पॉइंट से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। 4 का 16 और 1 17.6।
माने पत्नी को कितना मिलेगा 17.6। करे यदि प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए की परिसंपत्ति प्राप्त की हो, $1.25 लाख रुपए की संपत्ति प्राप्त की हो प्रत्येक पुत्री, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा यहाँ कितना हो रहा है 10 कह रहा है। तो पत्नी और 3 नातियों द्वारा प्राप्त परिसंपत्ति का मूल्य क्या था, तो पत्नी को कितना मिला 17.6 और 3 नाती, तो एक नाती का हिस्सा कितना है 1, तो 3 नाती का हिस्सा 3, तो 17.6 जोड़ 3 20. इसी का ना मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो परसेंटेज से सॉरी 0 से 1 0 खत्म, भी पॉइंट से 1 0 भी ख़त्म हो जाएगा। तो 206 और गुना 125 गुना कर लीजिएगा 2,82,500। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना टाइम हो रहा है, एक वो बता के छोड़ देते हैं। चलिए आप लोग भी कुछ ट्राई करिए, ट्राई नहीं कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, मन नहीं लगेगा फिर पढ़ने में। ट्राई करके आइएगा, नहीं बनेगा फिर यहाँ मिलेगा सीखने तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए लिखा हुआ है हस्बैंड और वाइफ का जो भार का अनुपात है वो 7:8 है। मतलब श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का जो भार का अनुपात है वो 7:8 है। पलड़ा भारी किसका है भाई, तथा इनका कुल भार 120 किलो है दोनों का मिला करके। अच्छा दोनों का अगर एक टोटल 120 केजी का वजन है तो इसमें श्री गुप्ता का मतलब हस्बैंड का वजन कितना होगा और वाइफ का वजन कितना होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। टोटल का बैलेंस 15 से हस्बैंड का निकालना है, यानी श्री गुप्ता का निकालना था 7 से और वाइफ का निकालना है तो 8 से। तो 8 7 15 15 8 20 से, तो 8 7 56 और 8 8 मतलब हम बोल सकते हैं कि हस्बैंड का वजन 56 केजी था और उनकी वाइफ का वजन 64 केजी था शुरुआत में। उसके बाद क्या किए कि ये लोग डाइटिंग कोर्स शुरू कर दिए, मतलब वज़न कम करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, डाइटिंग कोर्स करने के बाद जो उनका हस्बैंड था भाई उन्हीं का वज़न कम हुआ। श्री गुप्ता का भार कितना केजी कम हो गया, 6 केजी कम हो गया। इसका मतलब बेचारे जो 56 केजी थे अब वो कितने केजी के हो गए होंगे, 50 केजी का। तो भाई जाहिर सी बात है जब वज़न इनका कम गया तो अनुपात भी वजन का 7:8 नहीं रह गया होगा, बदल गया होगा। तो कह रहा है कि अब इनके भार का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:6। सुनो 5:6 का मतलब हस्बैंड हो गए 5 के और वाइफ हो गई 6 के। और हमको दिख रहा है हस्बैंड कितने केजी का है 50, तो हस्बैंड का तुलना 5 से वाइफ का निकालना है तो 6 से गुना। कुछ समझ में आया, तो वाइफ कितने की हो जाएगी, इन पर असर पड़ा सिर्फ भाई 64 केजी की थी, हो गई कितनी की 60 केजी की। तो पूछ रहा है कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, मात्र 4 केजी। देखो पहले तो 56 केजी के थे, डाइटिंग कोर्स करने के बाद उनका वजन 6 केजी कम हो गया, यानी हस्बैंड हो गए 50 केजी का। और अनुपात लिख रहा है कि इनका हो गया 5:6 डाइटिंग कोर्स करने के बाद। इसका मतलब हस्बैंड होगा 5 का तो वाइफ होगी 6 का। और हमको निश्चित में दिख रहा है कि हस्बैंड का वजन कितना है 50 और रेशियो में इनका वजन दिख रहा है हमको 5। वाइफ का वजन निकाला था तो 5 से 6 से गुना। ठीक है, तो ये बोल रहे थे। रुक जाओ एक और बता दे। करा धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी का 100 केजी अगर मिला देंगे, यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात इतना हो और धातु बी में यह शीशा टीन का अनुपात इतना हो तो नया धातु में टीन कितना होगा। सीख लो क्वेश्चन। 2 तरह का धातु है, पहले क्वेश्चन समझो।
आंसर एक लाइन का है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसका नाम है ए, 60 kg है, और एक और दूसरा है, इसका नाम है बी, जो 100 kg है कुछ नहीं, दोनों में शीशे और टीन है, खाने वाला कोई चीज़ नहीं है, शीशा और टीन है। और पहले वाले में अनुपात है 3:2, और दूसरका में शीशा और टीन जो है उसका अनुपात है 4:1। ये अभी तक क्वेश्चन ऐसा हम समझा रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं, बना नहीं रहे, सिखा रहे, क्वेश्चन समझा रहे हैं हम। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों को जब हम मिलाएंगे, क्या कह रहा है, पहल का धातु जो 60 kg है और दूसर का जो बी वाला 100 kg का है, के साथ धातु बी को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो जैसे ही मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो एक नया धातु तैयार होगा ना, ओकरा में टीन कितना होगा, अरे मिलाएंगे तो उसमें शीशा भी होगा, है ना। लेकिन शीशा हमको नहीं चाहिए जानकारी, हमको बस इतना पता करना है कि उसमें टीन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, टीन जब पूछ रहा है तो हमको शीशा से क्या लेना देना। हम देख लेते हैं कि पहल का में टीन कितना है, दूसरा का में टीन कितना है, दोनों में जोड़ करके हम बता देंगे। तो पहला में 60 का तुलना 3:5 से टीन निकालना है, तो कैसे गुना, तो पहला में टीन इतना ही मिला होगा, और दूसरका से कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। टोटल का बैलेंस 4 और 1 5 से टीन निकालना है, तो कैसे गुना, 1 से, यानी कि इससे हमको इतना टीन और दूसरा से हमको इतना टीन। तो 5 12 60, 12 दूनी 24, अब प्लस 5 20 से कम 20, यानी टोटल हमको जो मिलेगा टीन दोनों मिला करके वो कितना मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, तो आज भर इतना ही रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है फिर हैंग करने लगिएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, होमवर्क क्या आपको होमवर्क दे, हमको भी मन नहीं लगता होमवर्क देने में। वैसे मैक्सिमम चीज़ आप लोग बना सकते हैं इसमें, कोशिश करना। हम तो एक ही बात बोलेंगे, ज़्यादा क्या बोले हम। जितना आप कोशिश करके आइएगा आपको फ़ायदा करेगा।